ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है महादंगल का। अगले साल यूपी में चुनावी दंगल का आगाज होगा और इसके लिए हर पार्टी अपना अपना दांव चल रही है। लोकसभा चुनाव में सफलता पाने के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हो चले हैं और वो लगातार पीडीए का नारा लगाते हुए आपको नजर आते हैं। जवाब में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेकर सामने आ गए हैं। सीएम योगी कल से लेकर आज तक लगातार हिंदू समाज की एकजुटता की बात कर रहे हैं। योगी ने कहा है कि सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा और अगर देश कमजोर होगा तो सनातन के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगेंगे। जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि बंटने से कटने के रास्ते खुल जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर भी योगी ने विपक्ष को घेरा और पूछा कि हिंदुओं की हत्या पर वो मौन क्यों हैं। आज बाराबंकी में इसी लाइन को आगे बढ़ाया और कह दिया कि कयामत तक बाबरी का ढांचा नहीं बन पाएगा। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर विपक्ष की ओर से चौतरफा हमला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से हमला करते हुए कहा गया है, जिन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया, बटुक साधुओं पर लाठियां चलवाई, वो किस मुंह से बांग्लादेश की बात करते हैं। यूपी में सिर्फ जातिवाद और जंगल राज है, ये कह रही है समाजवादी पार्टी। वहीं आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा उठाया। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। बयानों के शोर में अब सवाल यह है, क्या धर्म है पीडीए की काट? चुनाव में किसकी स्टार्ट? सनातन टू बांग्लादेश, योगी का क्या है संदेश? यूपी चुनाव चलेगा बटोगे तो कटोगे का दांव। 27 चुनाव की रेस, योगी या फिर अखिलेश, कौन पड़ रहा है किस पर भारी? महादंगल में इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए अलग अलग पार्टियों से तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवाऊं, लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस मुद्दे को लेकर जुबानी जंग उत्तर प्रदेश में कैसे तेज हो चली है, पहले बयानों के बाढ़ सुनिए। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, इस बहकावे भूल से भी मत आना। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। हिंदुता के भाव को कौन बांट रहा? नरेंद्र मोदी बांट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी बांट रहे हैं। तो बांटने वाला काम मत करिए, पूरा देश एक है। राजनीति करी किसने? शुरू से इतिहास उठा के देख ली भारतीय जनता पार्टी का। कभी धर्म के नाम पर इन्होंने देश और समाज को बांटा, कभी जाति के नाम पे देश और समाज को बांटा। रहेगा तो विदेशी ताकतें आंख नहीं दिखाएंगी। जब आपस में हम बटे रहेंगे तो कमजोरी रहेगी। सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। जब से ये सत्ता में आए, जब से सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। धर्म खतरे में जब ये आते हैं तभी क्यों आ रहा है? 70 साल से तो धर्म खतरे में नहीं था, अब धर्म खतरे में आ गया। बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, तो कौन है? ये सब दलित हिंदू है, ये दलित हिंदू है, कोई नहीं बोल रहा है। योगी जी स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी को कहिए, साफ साफ बयान दीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, क्योंकि यहाँ विपक्ष के नेता कुछ नहीं कर सकते। बांग्लादेश में जो कुछ करेगी सरकार करेगी। कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है।
अब कयामत से कयामत तक की बात भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले मैदान में आ चुकी है। इन सब के बीच बांग्लादेश के मुद्दे को भी बार बार उठाया जा रहा है। किसकी होगी जीत, किस मुद्दे पर डाले जाएंगे वोट, लेकिन अभी से चुनावी सरगर्मी उत्तर प्रदेश में तेज हो चली है। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं। अनिल दुबे जी, प्रवक्ता आरएलडी के जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद नफीस अंसारी जी, आप नेता हैं, एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं। और साथ ही अवनिजेश अवस्थी जी, आप प्रोफेसर हैं, डीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता जी, आपसे शुरुआत करते हुए, धर्म से पीडीए की काट निकालने की कोशिश की जा रही है, क्या कामयाबी मिलेगी? मतलब 2024 का आंकड़ा आपको बता दिया कि पीडीए की काट के लिए धर्म का तड़का लगाया जाना बहुत जरूरी है। तो फिर बांग्लादेश की बात करो, बटोगे तो कटोगी की बात करो, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बताने के लिए कुछ है नहीं। रोहन गुप्ता जी, देखिए, जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने अपनाया, देखा हमने, उसका असर भी दिखा, पर उसके बाद जनता समझ गई। सारे चुनाव देखिए चित्रा जी, उसके बाद के क्या हाल हुआ कांग्रेस और उनकी सब पार्टियों का, क्योंकि समझ में आ गया कि ये तो हिंदुओं में तो ये बात करेंगे डिवाइड एंड रूल, मुसलमान की बात आएगी तो वहां पे जाति गणना की बात नहीं होगी, तो डबल चेहरा नहीं हो सकता है। देश की जनता एक है, पर आप जब तुष्टीकरण करते हो तब डिवीजन पैदा होता है। और कोई नहीं चाहते, ना बीजेपी चाहती है, ना सरकार चाहती है कि कोई भी डिवाइड एंड रूल करे, वो जातियों के बीच में हो, धर्म के बीच में हो। पर आप जब सवाल वहां पैदा होता है कि जब सनातन के अपमान पे आपकी चुप्पी हो, जब डीएफए कुछ बोलता है तब कांग्रेस पार्टी कुछ बोल नहीं पाती है। मैं आपको महाराष्ट्र चुनाव की याद दिला दूं चित्रा जी, कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले चालू हुए तब तक 3 महीने तक कांग्रेस पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कंडेम भी नहीं किया। गाजा की बात कर रहे थे, तो जनता तो हकीकत जानती है। और जो दोहरा चेहरा है वो नहीं होना चाहिए कि सनातन के अपमान पे चुप रहना, या जब हम कुंभ मेले की बात करें तब उसका अपमान करना। हमने देखा है अखिलेश यादव ने और सारे नेताओं ने किस प्रकार से अपमान किया है। विपक्षी दलों के बोलने से तो कुछ होगा नहीं। अगर उत्तर प्रदेश के सीएम बांग्लादेश के मुद्दे को उठा रहे हैं तो सीधा सा मतलब है वो केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, इसमें विपक्षी दल क्या करेंगे, या आम जनता बांग्लादेश के मुद्दे पर सड़क पर भी उतर आए तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बांग्लादेश का मुद्दा तो भारत सरकार एड्रेस करेगी ना, अगर वहां पर हिंदुओं की हत्या हो रही है तो। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं चित्रा जी, बिल्कुल ये सरकार का काम है, सरकार बिल्कुल करेगी। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को वहां पे ऐसे होता रहेगा, सरकार बिल्कुल नहीं। सरकार को जो डिप्लोमेटिक तरीके से करेगी सरकार वो करेगी। अभी देखा बजट में हमने बांग्लादेश की जो हमारी जो बजट था उसको भी कम किया गया, पर मुद्दा ये नहीं, हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं। सरकार की तो काम है, जो करेगी जिम्मेदारी से करेगी। पर आज विपक्ष की क्या मजबूरी है कि जो विपक्ष गाजा या पैलेस्टाइन के मुद्दे पे सब इकट्ठा होकर बात करते हैं, वो हिंदुओं के मामले में चुप्पी क्यों? मैं यही बोल रहा हूं, यही तो तुष्टीकरण है। क्या हिंदुओं के लिए बोलने से उनका तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी? बिल्कुल ये है। उनको लगता है कि हमने कभी हिंदुओं की बात कर दी तो हमारी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी। और इसीलिए कर्नाटक जैसे राज्य में पहली बार हुआ है कि धर्म के आधार पर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर में 4% का रिजर्वेशन। इससे हाई तुष्टीकरण की क्या हो सकती है? और फिर आप तुष्टीकरण करेंगे, फिर भाजपा के ऊपर आप आक्षेप लगाएंगे कि हम हिंदू मुसलमान करें। नहीं, अगर आप तुष्टीकरण करेंगे तो उसका सनातन का प्रोटेक्शन करना भाजपा की जिम्मेदारी और भाजपा करेगी। सुरेंद्र राजपूत जी, एक तो कर्नाटका के मुद्दे पर ये जो रिजर्वेशन का दांव कांग्रेस ने छेड़ा है उस पर भी आप जवाब दीजिए। और ये बात तो सही है, फिलिस्तीन का नारा हमने देखा, जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन वाले बैग हमने देखे, कितने बड़े बड़े नेताओं ने वो टांग कर संसद भवन पहुंचे थे। और जब बांग्लादेश की बात आती है तो इस मुद्दे पर खोलकर तो भारतीय जनता पार्टी ही बोलती नजर आती है ना। राजपूत साहब, आपकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछा जाता है और वो उठकर बाहर चले जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं चित्रा जी। मैं आपके सारे सवालों का सम्मान करता हूं और आपको भी उन सब के जवाब पता है, मैं याद दिला देता हूं खाली। पहली चीज तो ब्राह्मण का अपमान करने वाले, बटुकों का अपमान करने वाले और शंकराचार्य जी का अपमान करने वाले सनातन के सम्मान की बात न करें तो बेहतर है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, चाहे वो माघ का मेला हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो मणिकर्णिका घाट का बात हो और चाहे वो दाल मंडी की बात हो, जिन लोगों ने भी ब्राह्मणों का, बटुकों का और शंकराचार्य जी का अपमान किया है वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे।
ये लोग सनातन धर्म की बात न करें, ये लोग सनातन धर्म को अपमानित करते हैं। ये लोग सनातन धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों की खेती करते हैं, फसल उगा लहलाते हैं और जहर की खेती बो करके हम सनातन धर्मियों को अपमान करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो आपने अभी बात पूछी, निश्चित तौर पर बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, दलित भाई उसमें से ज्यादा हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने बाकायदा सरकार को समर्थन दिया था और सरकार के समर्थन मतलब सरकार के रिस्पांस से भी पहले हमारी सीडब्ल्यूसी ने बांग्लादेश में जो कत्लेआम हुआ उसकी निंदा की थी। ये अपने आप में सच है। आप चाहें तो वो सीडब्ल्यूसी का वो भी ला सकती हैं और वो स्टेटमेंट मैं भी आपको दे सकता हूं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में होती तो ईंट से ईंट बजा रही होती बांग्लादेश की। आज सत्ता पक्ष में है, क्यों नहीं सेना भेज देती है भाई? क्यों नहीं, क्या नाम, इंदिरा जी जैसा सीना रखती है? इंदिरा जी ने तो एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान कर दिए थे। अगर इंदिरा जी जैसा साहस आज नरेंद्र मोदी जी के पास होता तो कई टुकड़े हो चुके होते बांग्लादेश के। लेकिन साहस नहीं है। जो शख्स सदन नहीं फेस कर सकता, 3 महिलाओं को नहीं फेस कर सकता, वो बांग्लादेश के उसमें क्या मुद्दा करेगा? लेकिन उसके बाद ही हो 3 महिलाओं को क्या सुरेंद्र राजपूत जी, महिला सांसदों को आगे करके विपक्षी दल क्या करना चाहते थे? आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरा वीडियो सामने आ गया है सदन का और ये कितनी गलत बात है कि प्रधानमंत्री के बोलने का जब लोकसभा में समय था उस समय सारी महिला सांसद जाकर कुर्सी घेर लेती हैं। वहां पर गिरिराज सिंह हाथ जोड़कर महिला सांसदों से गुजारिश करते हैं, तमाम दूसरे सांसद गुजारिश करते हैं। आप जरा सोचिए, बीजेपी की महिला सांसद वहां आगे आ जाती तो क्या स्थिति बन जाती? प्लीज उस पर मत जाइए, उस पर नहीं जाना चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी। और ये देश का कितना दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने तक नहीं दिया गया। आप गलत जगह चले गए ना राजपूत साहब, आप गलत जगह चले गए, यूपी में ही रहते हैं। हाँ चित्रा जी, अरे चित्रा जी, अभी 2 मिनट चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। इस पर किसी और दिन बहस करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना मैं खाली कह दूं कि मुझे चित्रा त्रिपाठी के ऑफिस में आने से जिस दिन डर लगेगा उस दिन मुझे प्रवक्तागिरी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि चित्रा त्रिपाठी महिला होने का रोना रोकर आपको घेरने नहीं जाएंगी। चित्रा त्रिपाठी एक जर्नलिस्ट के तौर पर व्यवहार करेंगी। ये जो दिमाग में हम लोगों के भर गया है ना, महिलाओं को आगे कर दो, महिलाओं से अगर थोड़ी धक्का मुक्की हो जाए तो फिर या तो फिर आगे मत कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, ये गलत है, ये गलत बात है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन मुद्दों को देश लोकसभा में सुनना चाहता था नरेंद्र मोदी से, उस मुद्दे पर आप लोगों ने बोलने तक नहीं दिया और ये शर्मिंदगी की बात होती है। मैं लोकसभा को छोड़ती हूँ, वापस यूपी पर आती हूँ, वापस यूपी पर आती हूँ। चित्रा त्रिपाठी, आइए वापस यूपी पर आ जाइए। सिर्फ एक लाइन कह दूं, सिर्फ एक लाइन कि नरेंद्र मोदी की सारी महिला सांसद बहनें हैं और बहनों से भाइयों को कभी खतरा नहीं होता। अगर इतनी बात नरेंद्र मोदी समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना इस्तीफा देकर के वानप्रस्थ चले जाएं। आइए अब उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है, जिस तरीके का माहौल महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, जिस तरीके का माहौल दलितों के खिलाफ हो रहा है, क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? क्या बटुक हिंदू नहीं है? क्या शंकराचार्य जी हिंदू नहीं है? उसी शंकराचार्य जी ने कहा था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। जिन शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं शंकराचार्य ने कहा था राहुल गांधी हिंदू नहीं है, उनको मंदिर जाने से रोका जाए। तो शंकराचार्य की सारी बातों पर भरोसा कर लीजिए। क्या भरोसा करेंगे कि शंकराचार्य नहीं कहा था? नहीं, वो कहते हैं उनको मंदिर जाने से रोका जाए। तो शंकराचार्य भी तो राजनीति करते हैं ना, वो हैं शंकराचार्य, उनकी पूरी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जब योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब बताएंगे, वो नेता प्रतिपक्ष को कहेंगे कि वो हिंदू नहीं है, उनको मंदिर जाने से रोका जाए। शंकराचार्य को राजनीति नहीं करनी चाहिए ना सुरेंद्र राजपूत जी। अब हिंदू होने का सर्टिफिकेट वो दे रहे थे राहुल गांधी को, उस पर देखिए फिर हिंदू होने का सर्टिफिकेट, आप उससे सहमत हो या असहमत हो? हाँ। हिंदू होने का सर्टिफिकेट तो सच बात यह है कि हमारे धर्म गुरु ही देंगे। ये आप असहमत हो सकते हैं उससे, हम असहमत हैं। तो राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है? कि हम शंकराचार्य जी को क्लियर कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शंकराचार्य जी की पालिकी को रोके। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़े नेता को वो सतुआ शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है मेले क्षेत्र में, और राम भद्राचार्य की कारें चले, और आप कह रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी।
मैं हैरान हो रही हूँ सुनकर। बड़ी दिक्कत है चित्रा त्रिपाठी जी, अगर आप बहस करना चाहती हैं तो करिए, नहीं करना चाहती हैं तो मत। अरे सवाल तो पूछो। मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ, हाँ। अगर आप मेरे को मेरी बात ही नहीं कहने देंगी, 5 मिनट आप सवाल करेंगे और उसके बाद 30 सेकंड बाद आप रोक देंगे। 5 मिनट से तो आप बोल भी नहीं रहे, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है, लेकिन गलत दिशा में आप चले जाएंगे तो फिर मुझे नहीं इतना आक्रामक नहीं, आराम से फिर आपसे ज्यादा आक्रामक होना मैं जानती हूँ। आप 5 मिनट का सवाल करती है, मैं ऑफिशियल प्रोटेस्ट कर रहा हूँ आपके और आपके चैनल को। ठीक है, आप 5 मिनट का सवाल करती हैं, ठीक है, और उसके बाद 30 सेकंड नहीं 15 सेकंड में। ठीक है, 5 मिनट का कौन सा सवाल था आपको भेज दिया जाएगा, और अगर आपसे मैंने 5 मिनट का सवाल पूछा है तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं जरा टाइमिंग चेक कर लेती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, अपनी घड़ी ठीक रखनी चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप भटक जा रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद में राजकुमार भाटी जी के पास समय नहीं बर्बाद करना है। रोहन गुप्ता जी, वो बार बार शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं सरकार को, और फिर पूछ रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा कैसे दे सकते हैं, जब शंकराचार्य और बटुकों के खिलाफ यूपी सरकार ने किस तरह का स्टैंड लिया था। ओके सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, बोलिए रोहन गुप्ता। एक सेंटेंस में खोल के रख दिया, उनके राष्ट्रीय नेता के लिए कुछ कहा शंकराचार्य जी ने, उन्होंने मान लिया, तो सुरेंद्र राजपूत ने मान लिया कि उनके नेता हिंदू नहीं है, तो बात कर ले। अरे सीएम को भी तो औरंगजेब कहा था ना शंकराचार्य जी ने। वीडियो दिखा दूं जो आप, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आज देखिए, कोई भी, मैं वापस बोल रहा हूँ, कभी ये अपमान नहीं होना चाहिए, पर कौन लोग बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 2013 में शंकराचार्य के ऊपर अटैक किया था। ये वही लोग हैं जो शंकराचार्य ये बोलते हैं कि उनके नेता हिंदू नहीं होने चाहिए, तब उनके साथ खड़े नहीं होते, तब आप क्या बात कर रहे हैं? ये दोगलापन नहीं चलेगा ना, ये आपके नेताओं एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ये उनके नेताओं का वीडियो नहीं है, ये उनके, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं उनके बीच में नहीं बोला। ये वीडियो देख लीजिए, ये कैसे जयराम रमेश का दोगलापंथी दिखा रहा हूँ मैं आपको। योगी आदित्यनाथ, जयराम रमेश का दोगलापंथी दिखा रहा हूं आपको, जो खड़े हो गए थे। इसका जवाब दीजिए आप, ये जयराम रमेश खड़े हो गए थे हिंदुओं के अपमान के ऊपर, और आप आगे सनातन की बात कर रहे हैं। मानिए 2013 में क्या किया था, दोगले तो वो लोग हैं जहां पर पले बढ़े और दूसरी जगह पर सत्ता की मलाई चाटने के लिए चले गए। दोगले तो वो हैं, दोगले तो वो हैं जो औरंगजेब कहलवाते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी को। दोगले तो वो हैं जो नरेंद्र मोदी का अपमान कर गए। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में कैसे आएगा, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, शंकराचार्य के मुद्दे पर शंकराचार्य जी की ओर से भी बहुत सारी राजनीतिक बयानबाजी हमने देख ली, लेकिन ये बात भी सच है कि प्रयागराज में अगर शंकराचार्य स्नान करने के लिए जाना चाहते थे, जैसे भी जाना चाहते थे, तो यूपी सरकार को उनको नहीं रोकना चाहिए था। इसमें रोहन गुप्ता जी कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। वो सनातन धर्म के शिरोधार्य हैं, उनका सम्मान वैसे ही होना चाहिए, और वो बिना स्नान किए गए, ये गलत बात है। रोहन जी, इस बात से आप कैसे इनकार करेंगे? बीजेपी, देखिए सुनिए, देखिए वापस बोल रहा हूं, आपकी चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट किया कि शंकराचार्य ने उनके नेता के लिए जो बोला वो सही था। पहले इसका जवाब दे देंगे, डिबेट तो होती रहेगी, मैं जवाब भी दूंगा, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और सनातन के नाम पे वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपमान किया, आपको क्या अधिकार है बोलने का? मानते हैं कुछ भी हो, राम मंदिर के नाम आप मोदी को जो राम मंदिर गए, आप गए राम मंदिर, आपकी पार्टी के नेता गए, सनातन के नाम पे बात मत करिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। सनातन हमेशा से अपमान किया है और इसीलिए अपनी मीडिया डूब गई। यहाँ पे कॉन्फिडेंस से आगे कुछ नहीं होता है। सनातन का अपमान करने वालों, देश की जनता से माफी मांगो। राम मंदिर गए नहीं, देश की जनता से माफी मांगो। राम मंदिर हमारा तुम्हारे बाप का नहीं है, देश की जनता से तुमसे पूछ के जाएंगे। बयानों पे चुप रहने वाले देश की जनता से माफी मांगो। तुम जैसे धर्मियों से की दुकान चलाने वालों, कर्नाटक में 4% मुसलमान को आरक्षण देने वालों, शर्म आनी चाहिए। तुष्टिकरण की दुकान चलाने वालों, डिवाइड कर रहे हो तुम लोग, डिवाइड एंड रूल कर रहे हो देश को। तुष्टिकरण की दुकान मैंने कहा ना कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी, सनातन धर्म का अपमान करने वाली है भारतीय जनता। एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जिसकी बारी हो प्लीज वही बोले, बाकी लोगों के पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा उर्दू का विरोध करने वाले कयामत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उर्दू भाषा का विरोध करते हैं वो कयामत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कयामत उर्दू शब्द है। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जाने वाली है, उनको डर लग रहा है, इसीलिए वो कम्युनल हो गए हैं। जब कुर्सी खतरे में आती है तो कम्युनल हो जाते हैं। यूपी में जातिवादी व्यवस्था हो गई है। सुनिए अखिलेश यादव को। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो।
जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो क़यामत की बात कर रहा है। अरे क़यामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमज़ोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान आपने सुन लिया है। राजकुमार भाटी जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब जब जातिवाद पर आप लोग बोलेंगे तो पलटकर उंगली आप पर भी जाएगी ना। जो पीडीए दिन भर बैठकर गाते हो राजकुमार भाटी जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि जातिवादी पार्टी मत बनो। भाटी साहब। नहीं, कोई संदेह नहीं है चित्रा जी, हम रात दिन पीडीए गाते हैं और गाते रहेंगे, लेकिन हमारे जातिवाद में और इनके जातिवाद में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के जातिवाद में और हमारे जातिवाद में अंतर है। हमारा जातिवाद अन्याय के विरोध में है, न्याय पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए है। इनका जातिवाद अन्याय करने के लिए है। ये जाति देख के नौकरी छीनते हैं पिछड़ों दलितों की, ये जाति देख के मुठभेड़ करते हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, ये धर्म देख के लोगों के मकान गिरा देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। फर्जी मुकदमा मोहित खान के खिलाफ करा दिया अयोध्या में और उसके दुकान और मकान गिरा दिए और अब वो कोर्ट से बरी हो गए। लेकिन मेरठ में एक अपराधी एक माँ की हत्या करके बेटी का अपहरण कर ले जाता है तो इनके बुलडोजर नहीं निकलते, क्योंकि वो ना तो पिछड़ा है, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और ये मैं नहीं कह रहा, ये हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने अभी 3-4 दिन पहले एक मुकदमे में कहा है कि संविधान के अनुसार शासन चलना चाहिए। ये जो नेताओं की प्रशंसा पाने के लिए पुलिस फर्जी मुठभेड़ कर रही है, लोगों के पैर में गोली मार रही है, ये अपराध है। ये हाईकोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश के हालात चित्रा जी बहुत ज़्यादा खराब हैं। पहले उत्तर प्रदेश में केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है। और योगी जी का संरक्षण दोनों तरह के अपराधियों को है, पुलिस के अपराधियों को भी और सिविल अपराधियों को भी, नागरिकों के अधिकार। सारे माफिया आज बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तमाम कप सिरप केस में हमारे विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा में, माफिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौन माफिया? और योगी जी कह रहे हैं ये तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन लोगों का नाम कौन माफिया? नाम लेकर बताइए ना राजकुमार भाटी जी, कौन माफिया? उत्तर प्रदेश में नकली कफ सिरप पकड़ा गया, कफ सिरप पी के लोगों की मौत हुई, ये आपको जानकारी है या नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश को जानकारी है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो माफिया है उसका नाम लेने से राजकुमार भाटी बचते क्यों हैं? माफिया का तो खुलेआम नाम लेना चाहिए ना, बीजेपी को एक्सपोज करना चाहिए माफिया का नाम ले लेकर। अब समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, अगर माफिया का नाम लेने में वो भी डरेगी भाटी साहब, तो फिर कौन उठकर खड़ा होगा और माफिया के खिलाफ बोलेगा? चित्रा जी, हाँ, क्या मैं अपनी बात कहूँ? ये हो सकता है कि मुझे फिलहाल नाम याद ना आ रहा हो अचानक। अगर राजकुमार भाटी माफिया का नाम नहीं ले रहा है तो माफिया खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से। ये तो आपको पता ही है कि कफ सिरप केस हुआ, एक सस्पेंडेड सिपाही यूपी पुलिस का, एक निलंबित सिपाही की सैकड़ों करोड़ रुपए की कोठी सबने देखी और हमारे विधायकों ने प्रदर्शन किया विधानसभा में कि जो लोग नकली कफ सिरप बेच रहे हैं, पूरा गैंग चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ना तो कहीं बुलडोजर चले, ना तो कहीं मुठभेड़ हुई, कोई जो सख्त प्रशासन जो योगी जी होने का दावा करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो है छोटे छोटे अपराधों में लोग पकड़े जाते हैं, उनके पैर में गोली मार दी जाती है। तो ये अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा नहीं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और जो बंगाल के मामले में, बांग्लादेश के मामले में जो बयान देते हैं बार बार, मैं इनकी बात से प्रसन्न हूँ कि चलो आपको अल्पसंख्यकों की चिंता है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के किसी भी देश के अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, लेकिन दूसरे के अल्पसंख्यक के साथ साथ अपने अल्पसंख्यकों की भी तो चिंता कीजिए। आप दूसरे देश के अल्पसंख्यकों की तो चिंता करते हैं, अपने देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? हिमंता विश्व शर्मा राइफल चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, उसके विज्ञापन जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मियाँ मुस्लिमों को परेशान करो, इन्हें तंग करो, ये छोड़ के भाग जाएं। ये एक उसका मुझे याद आता है कि उसमें जो है उपनिषद में एक श्लोक आता है चित्रा जी, क्या अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम। उसका जो है, जो छोटे सोच के लोग होते हैं, जिनका छोटा दिल होता है,
वो अपना पराया देखते हैं। नहीं तो जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी दुनिया एक परिवार की तरह होती है। ये तो बड़ा दिल वाला कोई दिखाई नहीं देता है ना यूपी में। भेदभाव तो हर जगह देखने को मिल रहा है। और अभी आधे घंटे का प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है राजकुमार भाटी जी को माफियाओं के नाम याद आ जाएंगे और तुरंत आप हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अनिल दुबे जी, आपके पास आते हुए समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं वो कह रहे हैं माफियाओं का राज होता जा रहा है, जाति देखकर अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है। अनिल दुबे जी। नहीं तो वो तो चित्रा जी आपने उनसे सवाल किया जो माफियाओं का राज है, किन माफियाओं का राज है, उनका नाम भी वो उनको बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वो मुख्य विपक्षी दल हैं, उनको नाम बताने में क्या परहेज है। आरोप लगा हुए जहाँ तक जो जिस वो घटना की जिक्र कर रहे हैं उसमें अपराधियों के खिलाफ मैं समझता हूँ सरकार कार्रवाई कर रही है। जो बच्चे होंगे उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करेंगे। और कांग्रेस के मित्र भी पार्लियामेंट की बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को विरोध की बात वो कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी अगर अब वहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, जो वर्षों से शुरू से परंपरा चली आ रही है, अगर प्रधानमंत्री को आप बोलने नहीं दोगे और लोकसभा अध्यक्ष को ये कहना पड़े कि जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को नहीं आना चाहिए था, सुरक्षा को खतरा हो सकता, अगर इस तरह की बात आ रही तो ये विपक्ष को अपने गिरेबान में जानना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलेंगे तो पार्लियामेंट में तो कहाँ बोलेंगे। तो ये विपक्ष को देखना चाहिए। गलत परंपराओं की अगर कोई होगी तो देश की जनता भी उस पर निगाह रखती है कि बुनियादी सवालों को लेकर के लोग चुने गए हैं, और अगर पार्लियामेंट को ही नहीं चलने दोगे, बुनियादी सवालों को नहीं आने दोगे तो ये भी तो गलत बात है मिस्टर जी। ये जिस तरह का इन्होंने सवाल उठाया, जो सवाल ठीक है कि शंकराचार्य जी को नहाने देना चाहिए था, वहां के प्रशासन की चूक हुई, ये बात आपने भी कही और मैं भी इस बात को दोहराता हूँ। लेकिन जिन बातों को ये कह रहे हैं उस बात को ये करके भी तो दिखाना। खुद तो इन्होंने सारे काम तो अनिल दुबे जी आपको करके दिखाना चाहिए था ना। आप लोग पहुंच जाते प्रयागराज, आप बोलते शंकराचार्य से कि शंकराचार्य को हम संगम तब तक नहीं छोड़ने देंगे जब तक वो स्नान नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग भी तो वही बातें कर रहे हैं जो पत्रकार कर रहे हैं। तो सरकार में रहने का क्या फायदा आपके, अनिल दुबे जी, जब आपको उसी तरह की बातें करनी है जैसी बातें हमें करनी है। नहीं, आपने अच्छी बात की, मैंने आपकी प्रशंसा की कि आपने अच्छे सवाल उठाए। वहां के प्रशासन की ये गलती थी कि अगर या तो उन्होंने वहां पर वो चूक की, या तो उनकी पार्टी को निकलने न देते इलाहाबाद प्रशासन के। ये तो बात हमने सरकार से भी कही कि जो है वहां के प्रशासन की गलती है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कैसे जो है तो पार्टी ना निकलने देते, ये बात तो हमने पहले भी की। और आपने जो सवाल अच्छे उठाए आपकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए पहले अवनीजेश अवस्थी जी के पास आती हूं और उसके बाद मैं फौरन मोहम्मद नफी साहब आपके पास आऊंगी। अवनीजेश अवस्थी जी, जब योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा जाता है जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन नहीं आने वाला है, उनके सपने को हम ऐसे ही अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत के गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। बाबरी मस्जिद फिर से नहीं बन सकती है, इसको लेकर हुंकार भरते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। जो सपने देख रहे हैं उनके सपने पूरे नहीं होंगे। अवनीजेश अवस्थी जी, ये जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, आपने क्या किया 9 सालों तक, आपको वो गिनाने का वक्त है। उत्तर प्रदेश देश के मानचित्र में कौन कौन सी कामयाबी हासिल कर रहा है, शिक्षा में, रोजगार में, महिलाओं की सुरक्षा में, बाकी चीजों में। अब फिर आ गए बाबरी बन रही है पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में मुद्दे को उठाया जा रहा है। अवनीजेश अवस्थी जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कयामत शब्द के इस्तेमाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि उर्दू का शब्द इस्तेमाल ना करें। ये इन्वर्टेड कॉमास में था क्योंकि वहां से आवाज आई थी कयामत तक हम जारी रखेंगे बाबरी मस्जिद को बनाने की, तो इन्वर्टेड कॉमास में किया था। उनको बता दीजिएगा भाटी साहब, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा जो बातें हुई, जो किया 2017 में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण किया मार्च में, जुलाई अगस्त में गोरखपुर में जापानी बुखार से बच्चों की डेथ हुई। उसके पहले लगातार 10 साल तक देखा, और यह कहा जाता है कि जुलाई अगस्त में हमेशा 2017 के बाद किस चैनल ने यह कहा कि 2017 के बाद डेथ नहीं हुई वहां पर? उस समय तो योगी जी के 4 महीने के मुख्यमंत्री काल में, उससे पहले बीजेपी नहीं थी, तो कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के अंदर बच्चों की डेथ हो रही है। उससे पहले कितने लोगों की डेथ हुई थी? एक। उसके बाद क्या हुआ? जापानी बुखार का कोई खबर आती है जुलाई अगस्त में? नहीं आती। रोजगार के मामले में आप वहां पर अगर आप देखेंगे
पूरा कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर जी। आप ये देखेंगे कि महिलाओं में जितने चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, मैं मीडिया की ही बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने व्यक्तिगत उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहां भी जिससे पूछा जाता है वो कहते हैं कि आज हम लड़कियां जो है, महिलाएं जो है, रात के 10 बजे 12 बजे 1 बजे घूम सकते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। ये कौन कहता है? ये कोई पार्टी की कार्यकर्ता कहती है? एक बात। दूसरी बात, जहां तक बटेगा तो कटेगा का सवाल है, मुझे अब तक तो मैं पढ़ता रहा हूं, हमने तो यही पढ़ा था एकता में बल है। बटने की बात को तो क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन एक होने की बात की तो प्रशंसा की जाती थी। आज ये बटने एक होने की बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई विभाजन, अब ये कहते रहे कि अंग्रेज जो है डिवाइड एंड रूल करता रहा, विभाजित करो। अब हम जब कह रहे हैं कि एक हो जाओ सब, तो उसका भी विरोध है। ये तो हैरत की बात है, पहली बार जिंदगी में मैंने देखा कि एक होने की बात को का विरोध किया जा रहा है, उसकी आलोचना की जा रही है। अरे आपकी एकता में वो अल्पसंख्यक नहीं आते हैं ना उत्तर प्रदेश के? नहीं, किसने कहा कि अल्पसंख्यक नहीं आते? उन्होंने कहा कहीं? कहा उन्होंने? किसके लिए कहा? एक होने के लिए कहा, पूरा देश हो, पूरा एक समाज हो, कहां कहा? ये तो इनके दिमाग की उपज है ना कि किसके लिए कह रहे हैं वो। एक होना समाज में बटना नहीं है, ये कहां से गलत हो गया? ये पहली बार सुन रहा हूं कि बटने के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, बट के रहना चाहिए, हमको विभाजित रहना चाहिए, हमको एक नहीं होना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, इसकी तो आलोचना होनी चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूं। हमने तो बचपन से ये पढ़ा, एकता में बल है। लकड़ियों का उदाहरण दिया जाता था, लकड़ियों के गट्ठों का, कि एक अलग अलग लकड़ी को तोड़ दिया जाता है, इकट्ठा लकड़ी की गट्ठी होती है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें क्या बुरी बात है? समाज अगर एक होता है, समाज अगर संगठित होता है, समाज अगर मिलकर रहता है, तो इसमें गलत क्या है ये? और जहां तक बात है कि योगी जी के 10 साल के 2017 से लेकर के 2026 तक के कार्यकाल को रोहन गुप्ता जी बैठे हैं, इनको बीजेपी को बताना चाहिए क्या क्या किया और कम नहीं किया। आप ये बताइए कि कहां जीडीपी थी और आज क्या जीडीपी है? बेरोजगारी दर क्या है, पहले क्या थी और आज क्या है? आंकड़ों पे बात करें, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं चलेगी। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई जी, महंगाई बहुत बढ़ गई। आंकड़े गिना दीजिए ना, आंकड़े बेरोजगारी पर जब बच्चे जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो देखिए उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है। अपनी अवस्थी जी, ये काम पार्टियों, आप बताइए इन्फ्लेशन सबसे कम है कि नहीं इस समय? उसी इन्फ्लेशन के आधार पर, जिसके आधार पर जिस इन्फ्लेशन रेट के आधार पर यूपीए की सरकार चलती थी, उसी के आधार पर कह रहे हैं कि आज इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, यहाँ तक कि आरबीआई कह रहा है कि इतनी कम इन्फ्लेशन रेट पे हमें दिक्कत हो रही है, कल को दिक्कत ना हो जाए। आंकड़ों पे बात कीजिए ना कि पहले कितनी थी अब कितनी है। पेट्रोल के बारे में कहते हैं, गैस सिलेंडर के बारे में कहते हैं। आप करिए ना, गूगल को करिए 2013 में गैस का सिलेंडर कितने का था और आज कितने का है। करिए जाकर के ऊपर, सबके पास है ना गूगल, करिए ना 2013 में कितने का मिल रहा था और आज कितने का मिल रहा है। माफियाओं की बात कही, मैं उसकी भी बात बता देता हूं। इनको नाम याद नहीं आ रहा था, हैरत की बात है। कल तक तो ये उनके घर जाते थे, माफियाओं के घर पे मर्सिया पढ़ने, भाटी और समाजवादी पार्टी के लोग, अतीक अहमद के घर, जिसके पूरे उसने उमेश पाल की हत्या में शामिल थे, मुख्तार अंसारी। एक नाम बताऊं क्या मैं आपको? और ये सिर्फ एक ग्रुप, एक समुदाय की बात नहीं है। आदित्य राणा का भी हुआ उसी तरह एनकाउंटर, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ। वहां पर एमआईएम के नेता भी पहुंचते हैं। अब मैं बात जाती हूं जरा मोहम्मद हफीज के पास। मोहम्मद हफीज, उन्होंने क्या गलत किया? बटेंगे तो कटेंगे, वो तो सबके लिए है ना। तो मुसलमान खुद से अपने आप को अलग हटकर आप लोगों के भड़काने के बाद क्यों देखने लगता है? बताइए। आप ही लोग ज्यादा भड़काते हैं अपनी राजनीति को सीधा करने के चक्कर में। चित्रा त्रिपाठी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मुझे बोलने का मौका दिया। 15 साल से आपकी पत्रकारिता को देख रहा हूं, आज आपके सामने बैठो, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। पहली बात, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर जुल्म हो रहा है, ये पूरा दुनिया देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक्शन लेने की जगह स्टेज में लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं मोहम्मद हफीज अंसारी कहता हूं, अगर एमआईएम की सरकार होती, बांग्लादेश में घुसकर उनको मारते, क्योंकि हम भारतीयों ने बांग्लादेश बनाया और उसको खत्म करना भी जानते हैं। दूसरी बात, जहां तक बटोगे तो कटोगे की बात है, हर बार हिंदू समाज को ये लोग डराने की बात करते हैं। 80-20 की बात के ये कह रहे हैं सबके लिए, आपने सबके लिए नहीं बोला है। अब हर बार बटोगे तो कटोगे नारा देकर आप हिंदू समाज को डरा रहे हैं। अरे आपकी सरकार 15 साल से हिंदू समाज आपको वोट कर रहा है और आपको क्या हक मिलता है हिंदू समाज को डराने का? मुझे लगता है पहली बार बीजेपी के प्रवक्ता को एटलीस्ट दुनिया के सामने, भारत के सामने माफी मांगनी चाहिए कि हमें ऐसे फालतू नारा नहीं लगानी चाहिए। कयामत की बात की योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या कयामत? अगर आपको कयामत से परहेज की कयामत कभी नहीं आएगी तो शायद आपको मालूम नहीं, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में, महाभारत में और पुराण में कल्कि का जिक्र है, जहां पर ब्रह्मांड का अंत होगा। आपको मालूम ही नहीं है कुछ। कयामत हमारे धर्म में भी और आपके धर्म में भी है।
तो कयामत का अपमान करके आप सिर्फ इस्लाम का अपमान नहीं कर रहे, आप अपने धार्मिक ग्रंथों का भी अपमान कर रहे हैं। और बाबरी मस्जिद का जो आप लोग राप लाग रहे हैं, किसी भारतीय मुसलमान ने नहीं कहा कि आज जहां राम मंदिर है हम वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे, किसी ने नहीं कहा है। हाँ, कोई बंगाल में अपनी बाबरी मस्जिद बना रहा है, जिसको जहां बनाना बनाए, तो बाबरी मस्जिद वहां बनेगी, तब आप क्यों बनाए, क्यों बनाएंगे? कटोगे तो कटोगे, बाबरी ही मस्जिद क्यों? मस्जिद का नाम कुछ और क्यों नहीं? मस्जिद बनाइए। बाबरी तो बाबर कौन था? आतताई था, मंदिरों को तोड़ तोड़ कर उसने मस्जिद बनाया, और आप कह रहे हैं बाबरी के नाम पर बन रही है, तो क्या दिक्कत है? और कयामत से इतना प्यार क्यों हो गया? कयामत दुनिया खत्म होगी, ये बुरी स्थिति है या उससे मोहब्बत करने की जरूरत है? कयामत तो बुरी स्थिति है ना मैडम, तो उससे मोहब्बत करने की क्या जरूरत है? कयामत हमारा इस्लाम की आस्था है, और ब्रह्मांड का अंत आपके धार्मिक ग्रंथ में लिखा है। तो आपको कोई राइट नहीं बनता, और बीजेपी को कोई राइट नहीं बनता। क्यों नहीं राइट बनता है? कि आस्था के साथ खिलवाड़ करे। इसमें आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे हो गया? आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे हो गया? मैडम, ब्रह्मांड का अंत होगा, ये होगा, कोई अंत नहीं होगा। कयामत एक दिन आना है, ये मुसलमानों की आस्था है। ये आपको लगता होगा कि कयामत एक दिन आना है, कोई कयामत नहीं आने जा रही है। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते आप। कयामत ही आने जा रही है। समाज से योग्यता को माफी मांगनी चाहिए। पिक्चर देख के तो नहीं आया है कयामत से कयामत तक। सुप्रीम कोर्ट अगर ये गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट 5 एकड़ जमीन बदले में नहीं देता बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। तो ये फैक्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और मेरा आज भी मानना, बीजेपी बार बार हिंदू समाज को डराती है, और मैं कहता हूं मोदी जी ने 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को क्यों दिए? अगर वो बार बार हिंदू को मार रहे, क्यों दिया आप? वो 60 करोड़ रुपए से और वो 60 हिंदू को मार देंगे तो उसका जवाब दे कौन होगा? मैं बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल है, जवाब दीजिए। बोले रोहन जी, बोले रोहन जी। चित्रा जी अभी ये बोले कि हिंदू, अरे हिंदुओं को कोई नहीं डरा सकता भैया। सनातन संस्कृति कितनी पुरानी है तुमको मालूम है, मेरे को इस हिस्ट्री में नहीं जाना है। अरे डर तो वो होता है कि आप बाबरी मस्जिद बनने की बात कर रहे हैं, जो बाबर ने कयामत ढाई यहाँ पे देश में, उसके नाम पे मस्जिद बनी, आप समर्थन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी चुप बैठी है। डर तो उस बात का कि कर्नाटक में आप पुष्टिकरण करते रहो, और बीच में नहीं बोली, बीच में आपके बीच में नहीं बोला मैं। आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं बीच में? चित्रा जी इनको चुप करवाइए, प्लीज चुप करवाइए। मोहम्मद नफीस जी अपनी अपनी बारी में आपने सवाल पूछा है, चित्रा जी बात सिंपल है दिखाइए कि तुष्टीकरण की राजनीति, देखिए हुआ क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति से इन्होंने मुसलमान वोट को एक वोट बैंक बनाया। और अब देखिए तुष्टीकरण की राजनीति कैसे एक्सपोज हुई, बिहार में कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। क्योंकि मुसलमान भाई बहनों को पता है कि पहली बार हुआ है कि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, आयुष्मान भारत योजना में हाईएस्ट बेनिफिशियरी कौन है, आप आंकड़ा निकालिए, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के, क्योंकि उनको अपनी दुकान चला रही है तुष्टीकरण की। अगर सच साथ में आ गया तो तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी। आप तुष्टीकरण करते रहेंगे तो डिवीजन की बात भाजपा नहीं सहेगी। पूरे देश की जनता एक है। 1 करोड़ 16 लाख परिवारों को सालाना पेंशन के बाद सरकार की ओर से दावे में कही जाती है। 15 से 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात यूपी को लेकर कही जाती है, और 5 करोड़ 46 लाख लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, इसका दावा किया जाता है। रोहन गुप्ता जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आपने कहा आंकड़े निकाल लीजिए, तो मैंने तुरंत आंकड़ा निकाल लिया। बोलिए, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। नहीं बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं चित्रा जी, तुष्टीकरण की दुकान चलाने वालों को समझना पड़ेगा ये भारत बदल चुका है। आप जो मुसलमान के ठेकेदार बने थे कांग्रेस पार्टी, क्यों बिहार में सीमांचल में भी हार गए आप? उनका भी भरोसा चला गया। अरे भैया आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बेवकूफ बनाया। अब एमआईएम झंडा लेके कर रही है, जनता को मालूम है, मुसलमानों को भी मालूम है। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे आप। साथ खड़े उसके लिए मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, आपने बांग्लादेश 60 करोड़ क्यों दिया आपने हिंदू को मारने के लिए वहां पर? आप बीच में मत बोलिए। पूरे विश्व में माइनॉरिटी सबसे सेफेस्ट भारत में है। आपके जैसे लोगों से तुष्टीकरण की दुकान से देश का मुसलमान डरने वाला नहीं है। आप तुष्टीकरण करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा आपको। आप तुष्टीकरण बंद कर दीजिए। आपको अपनी दुकान चलाने के लिए तुष्टीकरण करना पड़ता है, मुसलमान के बाद बीजेपी कर रहा है, करना पड़ता है। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तुष्टीकरण करना पड़ता है। सनातन का अपमान करके तुष्टीकरण करना पड़ रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करके तुष्टीकरण करना पड़ता है। मोहम्मद नफीस जी, मोहम्मद नफीस जी, तुष्टीकरण आप बीजेपी का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में आप कटाक्ष तो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले साल चुनाव लड़े थे, कितने फीसदी वोट मिला था? कितने फीसदी एमआईएम को? मैडम कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ेंगे हाँ। और हमें 0 वोट मिलेगा तो हम 50 बार और 0 ही वोट मिला था महाराज। 1% भी आपके मनोबल से कुछ नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आप जितना भी दावा करें वो जनता बीजेपी पर ही ज्यादा भरोसा कर रही है। और आप लोग तो समाजवादी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन यूपी की जनता ने वहां पर आपको भी नकार दिया। तो मजाक उड़ाने के अंदाज में आकर मस्खरी हम कर लेंगे टीवी पर, लेकिन जनता के बीच जगह बनाने के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है मोहम्मद नफीस जी।
और इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति क्या है और उसके आधार पर हम किसी का मखौल उड़ाएं, उसके आधार पर किसी का मखौल उड़ाएं तो ज्यादा सही होता है। मोहम्मद हफीज जी, अभी आपको बहुत लंबी रेस लड़नी है, इस वजह से थोड़ा आराम से, मजाक उड़ाने से आंकड़े नहीं आ जाएंगे पक्ष में। एक तो आपका विधायक नहीं है 403 विधानसभा में, और मजाक उड़ाने के लिए आप यहाँ पर लगातार सबका मखौल उड़ाते जा रहे हैं। एक आपका विधायक नहीं है, 1% वोट भी नहीं मिला है MIM को 95 सीटों पर लड़कर यूपी में, 1% वोट भी यूपी की जनता ने नहीं दिया, और फिर आप मखौल उड़ा रहे हैं, कभी बीजेपी का कभी समाजवादी पार्टी का। ठीक है, अभी आप शांत रहेंगे, रोहन गुप्ता जी अपनी बात पूरी करेंगे और फिर राजकुमार भाटी जी अपनी बात पूरी करेंगे। ओके, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, रोहन जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत जी, राजकुमार भाटी जी अपनी बात कहेंगे। बोलिए रोहन जी। लेकिन ये MIM वाले मजबूती से लड़ते हैं, आप लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। रोहन गुप्ता जी, ये भी बात तो सच है ना कि सपा का मुसलमान वोट काटेंगे, बीजेपी फायदे में आ जाएगी। इनको तो सुनिए ना, अरे देखिए मैं आपको इसका जवाब, बिहार में तो इन्होंने ओपनली अपने जो दूसरे जो इनको इलू की ऑफर की थी ठुकरा दी। इनका लव प्रपोजल हमने थोड़ी ठुकराया, कांग्रेस और आरजेडी ने ठुकराया। क्यों ठुकरा दिया भैया? आपको अगर तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, इनको भी ले लेते साथ में और ये लोग उनसे ज्यादा सीट लेके आए, तो ये तो लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। आप उनको ठुकरा दे और फिर बोले कि बीजेपी की बी टीम में, ये कैसी बड़ी बात है? चित्रा जी, मुद्दा समझिए, देश की राजनीति बदल रही है। मैंने वैसे भी कहा, आप तुष्टीकरण की राजनीति करके अब राजनीति नहीं कर सकते देश में। 60 साल तक चला कि आपने मुसलमान को वोट बैंक बना दिया, उसके लिए कुछ किया नहीं, ना उसकी बेहतरी के लिए कुछ किया, और आपको आंख बंद करके वोट देंगे? नहीं, देश की 140 करोड़ जनता सिर्फ काम पे वोट देगी। एक बार राजकुमार भाटी जी के पास जाते हुए तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत कर ली। राजकुमार भाटी जी, और करेंगे। अब MIM ने बिहार में तो कुछ ऐसा ही अंदाज दिखाया था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे, और देखिए क्या हाल कर दिया था यहाँ पर लालू यादव की पार्टी का। तो खबर ये भी है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं MIM की ओर, राजकुमार भाटी जी, क्योंकि महाराष्ट्र में और बिहार में जो बढ़ती ताकत है उसका अंदाजा हो गया है सपा को, MIM का। भाटी साहब, नहीं, देश में लोकतंत्र है और हमारा संविधान हर नागरिक को पार्टी बनाने का और चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। MIM भी चुनाव लड़े, वो भी भारत के नागरिक हैं। सीमांचल में बिहार में इनका असर पहले से ही था, पिछली बार भी इन्होंने 5 सीटें जीती थी, इस बार भी 5 सीटें जीती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले भी इनका कोई जनाधार नहीं था, आज भी कोई जनाधार नहीं है। रोहन गुप्ता जी ने एक बात बार बार दोहराई, कई बार कहा कि तुष्टीकरण बंद करो, तुष्टीकरण बंद करो। रोहन जी, हम तो तुष्टीकरण बंद कर देंगे, लेकिन आप तो दुष्टीकरण बंद करो। ये जो दुष्टीकरण देश में चल रहा है, हेमंत विश्व शर्मा क्या कह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में नकली फार्म 7 जमा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 403 विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह वोट कटवाने की साजिश कर रहे हैं, और 50 जगह पकड़े गए हैं नकली फार्म 7। और खास बात यह है कि सारे फार्म मुसलमानों के, दलितों के और पिछड़ों के वोट कटवाने के लिए भरे गए हैं। ये दुष्टीकरण नहीं है क्या? इतना घोर जातिवाद और इतनी घोर सांप्रदायिकता आप कैसे सहन कर लेते हैं? इससे आपको पीड़ा नहीं पहुंचती? उनको वोट किया था, बीजेपी को क्यों कटवाएंगे वो लोग दलितों का वोट? मुस्लिम समाज का समझ में आता है कि मुसलमान बहुत कम तादाद में वोट करते हैं, दलितों ने तो उनको वोट किया है। आप सोचिए मायावती जी का वोट कितना कम हो गया। चित्रा जी, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, प्रमाण है इस बात के। जगह जगह लोग पकड़े गए हैं, FIR दर्ज हुई हैं और वीडियो मौजूद हैं। कई जगह प्रशासन FIR नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसमें तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फार्म 7 भर भर के बल्क में 100 फार्म, 200 फार्म, प्रिंटेड फार्म, ठीक है, नाम प्रिंट होकर आ रहे हैं, ठीक है। और बाकायदा जो पकड़े गए लोग उनमें से बयान दे रहे हैं। भाटी जी, एक शब्द में माफिया का नाम याद आया क्या, कि कौन माफिया है जिसको बीजेपी का पूरा संरक्षण प्राप्त है? नहीं आएगा। अमित टाटा और धनंजय सिंह का नाम आया था, नहीं? अमित टाटा और धनंजय सिंह का नाम आया था। हाँ, अमित टाटा, धनंजय सिंह का नाम आया था। शुभम जायसवाल इनके साथ था। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई थी इनकी। ठीक है, ये कब सिर्फ माफिया थे। हाँ, और उनको आप आरोप लगा रहे हैं कि बचाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच सच्चाई यह भी है कि धर्म और जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश की सियासत को अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश पार्टियों की ओर से की जा रही है। लेकिन कोई भी पार्टी हो, सत्ताधारी हो या विपक्ष, उसको इस बात को जेहन में रखना चाहिए कि जनता के मुद्दों पर चुनाव हो, रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के लिए या सर्व समाज के लिए
सरकार क्या काम कर रही है या विपक्षी दलों ने अपने शासन में क्या क्या कामकाज किए जिनके आधार पर जनता उनको वोट करे। अगर इस पर बात ज्यादा हो तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा भला होगा। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला सामने आया है। अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले तक वो सदन नहीं जाएंगे। प्रस्ताव पर फैसले तक सदन नहीं जाएंगे ओम बिरला। 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रस्ताव पर फैसले तक सदन नहीं जाएंगे। वैसे तो आपको बताते चले, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 118 विपक्षी सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन ये बात सच है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी और वोटिंग होगी तो फिर विपक्ष को यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक औपचारिकता है जो ओम बिरला के खिलाफ वो लगा रही है, ये कहते हुए कि दरअसल ओम बिरला यानी कि स्पीकर विपक्ष के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने व्यापारी सुसेन चंद्र की पीट कर हत्या कर दी। लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। दुकान के अंदर खून से लथपथ व्यापारी का शव मिला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।